किसी प्रकार का तशद्दुद नहीं हुआ, किसी प्रकार के प्रदर्शन नहीं हुए और बड़ा नहीं, शांतिपूर्वक हो गया। और तत्सदत अभी भी नहीं, 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 शांतिपूर्वक नहीं हुआ जगदीप जी। मैं वहां पर गया था, और वहां पर बहुत बुरी तरीके से वहां के लोगों को टारगेट किया गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ, और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज की मुख्य खबरों में सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई, वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दोनों के अलायंस होने की निकल कर आई। दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई वो हरियाणा से निकल कर आई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटियां बना दी हैं और टिकटों का बंटवारा शुरू हो गया है। आज जितनी भी खबरें हमारे पास हैं वो लगभग लगभग इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू को अपने साथ जोड़ा है, ताकि जगदीप सिंधु जी से हम जान सकें कि जो हरियाणा में और जम्मू और कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसका क्या डायनामिक्स रहेगा। सबसे पहले तो जगदीप जी, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, हम सबको पता है कि 2019 के दौरान वहां पर धारा 370 हटाई गई और उसको 3 टुकड़ों में कर दिया गया था। लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और अब फिर इस सारे इलाके में, जम्मू कश्मीर में दोबारा से ये चुनाव करवाने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। तो इनको आप कैसे देखते हैं? वहां पर कांग्रेस है, वो लगातार स्टेटहुड की डिमांड उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड की डिमांड उठा रही है कि ऐसा पहला राज्य है कश्मीर जिसे जो एक स्टेट होता था उसका स्टेटहुड तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इसको लेकर काफी सवाल हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? मनदीप जी, जब ये 2019 में मुझे याद शायद 2019 5 अगस्त को ये चेंज किया गया था इसका स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और तब से ही हम्म, ये केंद्रीय सरकार ने वायदा भी किया था कि इस को कुछ टाइम के लिए हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी बना रहे, बाद में इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन 5 हम्म, साल बीतने के बाद भी ये स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला, तो इसलिए स्वाभाविक है कि ये मांग उठनी वहां से जायज है। और जो भी हम्म, राजनीतिक दल हैं वो अपनी मांग, इस तरह की मांग लोगों के लिए उठाएंगे। अब रही बात ये हम्म, कि इन अब केंद्रीय सरकार ने एक दो बार ऐसा अवसर आया जब सदन में भी ये कहा था कि हम जल्दी ही इनका स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन केंद्रीय सरकार उस पर कोई काम कर नहीं पाई। और अब ये चुनाव जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वहां मजबूत करने के लिए। तो ये 30 सितंबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि वहां जो भी ऐसी संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जाए। तो उसी के तहत चुनाव आयोग ने इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को शुरू किया और ये अपनाया। साथ में हरियाणा के चुनाव भी क्योंकि ड्यू थे, और अन्य राज्यों के चुनाव भी हालांकि ड्यू हैं, तो ये हम्म, स्वाभाविक था कि इन दो राज्यों के चुनाव होने थे। और हम्म, चुनाव आयोग ने जो जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा को इकट्ठा कर दिया। रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां से जो हम्म, विरोधी पार्टी है, जिसमें पीडीपी महबूबा मुफ्ती हैं, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है अमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की। तो इनकी निरंतर, पहले क्योंकि इनको उस वक्त में कैद कर लिया गया था जब ये धारा हटाई गई थी, तो इनका तब से ही ये डिमांड है कि हमारे प्रदेश का जो राज्य का दर्जा इन्होंने तोड़ा है, ये हमारे साथ अन्याय है। और वहां के लोग भी हम्म, बहुत हद तक ये मानते हैं कि उनके साथ एक तरह का अन्याय किया गया है। तो ये जो मांग हम्म, है, राज्य की मांग वहां मुख्य मुद्दा बन रही है। इसको कांग्रेस भी उठा रही है, इसको पीडीपी भी उठा रही है, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठा रही है। और जहां तक हम्म, जम्मू और कश्मीर की बात है, तो अब आप देख लीजिए कि डिलिमिटेशन होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विधानसभा सीटें हैं वो अलग अलग रीडिफाइन की गई हैं। तो उसमें घाटी की सीटें 47 हो गई हैं, और जम्मू डिवीजन, संभाग जिसको बोलते हैं, उसकी सीटें 43 हैं। तो अभी हम्म, जो वर्तमान में वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू डिवीजन है, वहां भारतीय हम्म, जनता पार्टी कुछ हालत में, कुछ जगहों पे मजबूत है, लेकिन उतनी ही मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और कांग्रेस भी है। तो हम्म, और जो घाटी का एरिया है उसमें पीडीपी, हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो अभी परिणाम आए हैं उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली,
लेकिन क्योंकि चुनाव जो है ये स्थानीय मुद्दे पे होते हैं और विधानसभा के चुनाव है, तो इनमें अलग तरह से लोगों का मत सामने आएगा और अलग हम्म। मुद्दों पे ये चुनाव केंद्रित रहेगा। और जिसमें एक हम्म। राज्य का मुद्दा हो गया, दूसरा बेरोजगारी का भी वहां मुद्दा है और भी अन्य जो मुद्दे हैं उनके ऊपर केंद्रित होने जा जगदीप रहा जी, है ये सारा चुनाव। जगदीप जी, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वहां पर जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां के लोगों ने उनको नकारा, और जो नई फोर्सेस थी उनमें चाहे इंजीनियर राशिद हो जो आज अभी तक जेल में बंद हैं और यूएपीए के तहत 2017 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो ऐसे नौजवानों को वहां के लोगों ने संसद में पहुंचाया, इंजीनियर राशिद जैसे लोगों को। आपको नहीं लग रहा कि जो साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इकट्ठा होकर जो गुपकर अलायंस बनाया था उसमें वो कुछ कर ही नहीं पाए, पॉलिटिकल डिमांड्स को आगे ले ही नहीं जा पाए। लोग वहां पर देख ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धारा 370 हटी तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब उस डिमांड से ही पीछे हट गए हैं जो 370 वाली है, और फेडरलिज्म के नुक्तों पे बात ही करना छोड़ गए हैं। अब तो सिर्फ जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो तो आम आदमी पार्टी स्टाइल में बात कर रही है कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, नौकरियां दे देंगे। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर जो नई फोर्सेज उभर रही हैं, इंजीनियर राशिद के जो बहुत सारे, एक हिसाब से उन जैसे जो युवा हैं वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो अलग, जैसे पंजाब में हमें नई किस्म की जो पंथक पॉलिटिक्स उभरती दिखी, चाहे उसमें भाई अमृतपाल सिंह हो, सरबजीत सिंह खालसा हो, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर भी सरप्राइज करेगा, वहां पर नए किस्म के नौजवान अब की बार घाटी से जीत के आ सकते हैं? जी, निश्चित तौर पे जो मैं जितना जम्मू और कश्मीर को फॉलो कर रहा हूँ और जो जानकारी मेरे पास जम्मू और कश्मीर के बारे में है, वो ये है कि जब वहाँ गवर्नर सत्यपाल मलिक रहे जिनके कार्यकाल में ये धारा 370 हटी थी और उन्होंने जिस हम्म। प्रकार का कार्य वहाँ किया और उसके बाद जब 370 हटाई गई तो ये एक बड़ा शोध का विषय है मनदीप जी, ये जानना भी कि एक इतने बड़े राज्य में जिसके लिए पूरे विश्व में यह कहा जाता था कि अगर वहां विशेष दर्जा हटाया जाएगा, धारा हटाई जाएगी, तो शायद हम्म। वहां अशांति इतनी हो जाएगी, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। और ये सभी लोग ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक बदलाव वहां कर दिया गया, उसके बावजूद भी वहां कोई किसी प्रकार का तशद्दुद नहीं हुआ, किसी प्रकार के प्रदर्शन नहीं हुए और बड़ा नहीं, शांतिपूर्वक हो गया और तशद्दुद, अभी भी। नहीं नहीं नहीं, शांतिपूर्वक नहीं हुआ जगदीप जी। मैं वहां पर गया था, और वहां पर बहुत बुरी तरीके से वहां के लोगों को टारगेट किया गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए उनको दबाया गया। वो मतलब आप ये मान के चलिए कि पूरे 1 साल तक इंटरनेट वहां पर बैन रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि सब बिल्कुल आसानी से हुआ नहीं, और वो कोई उस तरह पुलिस से ने नहीं, तशद्दुद उस किया तरह ही नहीं नहीं। कह रहा मैं। बहुत 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 हुए। खैर, मैं अब आपसे एनीवे, थोड़ा बस हरियाणा हरियाणा। मुद्दे की बात ये है कि अभी जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग में हम्म। ये बात तय है कि हमारा जो राज्य का दर्जा था, हमारी जो हम्म। संवैधानिक का हमारे अधिकार हैं, उनको उसी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। और पंजाब में भी जो आपने देखा, तो वो जो लड़ाई है पंजाब में, वो कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं, वो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी तरह से वो सामने आया है। और ये मुझे लगता है कि अभी जम्मू और कश्मीर में जो संवैधानिक अधिकारों की बात है वो ही ये नई युवा पीढ़ी उसके प्रति काफी जागरूक है। और जो गुपकार अलायंस बना था, गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने अभी जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद, छूटने के बाद जिस तरह के बयान दिए हैं, जिस तरह की फिलोसफी को अडॉप्ट किया है, वो जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा वर्ग उसको स्वीकार नहीं कर रहा। राजनीतिक तौर पे वो एक तरह से अपने आप को हाशिए पे पा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो पहले जिस तरह से उनको समर्थन जम्मू और कश्मीर में मिलता था, उसी प्रकार का समर्थन, उसी तरह के लोग उनके पीछे चले। लेकिन अभी बहुत सा सामाजिक वर्ग जो है जम्मू और कश्मीर में, वो इनकी उस विचारधारा को अभी स्वीकार नहीं कर रहा और नई विचारधारा वहां जन्म ले रही है। तो हो सकता है कि उसी जन्म की वजह से, उसी विचारधारा की वजह से जो युवा वर्ग है, जो नई सोच रखने वाले, जो नई समझ रखने वाले लोग हैं, वो अधिकतर वहां अब के चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार का मतदान हुआ, अभी विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों का भागीदारी रहेगी, मतदान का प्रतिशत भी बहुत रहेगा और उसमें ये सारी संभावनाएं हैं कि बहुत से लोग जो अभी तक किसी पार्टी के साथ संबद्ध नहीं है,
निर्दलीय के रूप में सामने आ सकते हैं। और जो पीडीपी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कांग्रेस है, जिनका परंपरागत वोट बैंक वहां रहा या परंपरागत तरीके से राजनीति वहां करते रहे, उनको उतनी बड़ी सफलता यहाँ मिलना अभी अप्रत्याशित लग रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आवाजें जो उठ रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में, दोनों ही जगह, घाटी में भी और जम्मू में भी, संभाग में, लोग बड़े सचेत हैं जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि लोग अपने अधिकारों के लिए बहुत सी कंसिडरेशन रखेंगे, और अब के जो मतदान है वो इस बात पे केंद्रित रहेगा कि आगे प्रदेश का भविष्य कौन तय करेगा। अच्छा, जगदीप जी, हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। आपका भी हरियाणा से ताल्लुकात है, मेरा भी हरियाणा से ताल्लुकात है। हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक ही साथ चुनाव हो रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में वो 3 चरणों में चुनाव करवा रहे हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। मैंने आपके लेख में पढ़ा भी, आपने एक चुटकुला कहा था कि कहा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, ये एक सूबे के अंदर ही एक दिन चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो ये तो खैर विडंबना है ही। बाकी मैं भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हूं। उसका एक कारण तो सीधा यही है कि जो फेडरल जो एक हिसाब से राइट्स हैं सूबों के, अलग अलग सूबों के, वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो इनकी नीति है, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन वन रिलीजन वन इलेक्शन, तो वो सिरे चढ़ती है और बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है पावर की। तो उसके खिलाफ तो मैं भी हूं। खैर, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएंगे। थोड़ा हरियाणा को हम बात के देखें कि जैसे जो पंजाब के लगता हुआ इलाका है, जिसमें अंबाला है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का इलाका हो गया, फतेहाबाद, सिरसा का इलाका है, जींद का इलाका भी एक लगता है। तो आपको इस जो ये पंजाब के लगते हुए बेल्ट है, इसमें आम आदमी पार्टी पहले सोच रही थी कि वो सिरसा में कोई कमाल करेगी, फतेहाबाद में कोई कमाल करेगी, अंबाला में भी, क्योंकि निर्मल सिंह का परिवार जुड़ गया था और चित्रा सिंह सरबारा एक बड़े बड़े चेहरे के तौर पे देखी जा रही थी। सिरसा से अशोक तंवर जुड़ गए थे, लेकिन वो दोनों तो पार्टी छोड़ गए हैं, हम सबको पता है, एक बीजेपी में चले गए, कांग्रेस में। तो क्या लग रहा है कि पंजाबी बेल्ट में किसका आप ज्यादा प्रभाव देख रहे हो? एक लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस इजीली निकल जाएगी, एक लोग ये व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर पहले ट्रेडिशनली सिरसा फतेहाबाद बेल्ट में चौटालाओं का प्रभाव था, पंजाबी बोलते जो इलाके हैं उधर भी चौटालाओं का प्रभाव था, तो कहीं इनेलो कुछ खींचेगी। आपको अगर इस पंजाबी बेल्ट का विश्लेषण करना हो, आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे क्या स्थिति है? देखिए मनदीप जी, जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा फतेहाबाद ठीक है कि यहाँ सघन ता में एक कौम, जो सिख कौम है, सिख भाईचारा है, वो कृषि के क्षेत्र में यहाँ और अन्य कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, उनमें लगा है। उसमें सिरसा भी कह लीजिए, उसमें फतेहाबाद कह लीजिए, उसमें कुछ हिस्सा हिसार का है, जींद का है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है ना। तो ये पंजाब हम्म। से लगता हुआ है, और यहाँ कोशिश ये की गई थी कि शायद प्रभाव आम आदमी पार्टी का रहेगा। अगर परंपरागत रूप से देखा हम्म। जाए तो पंजाब की ये जो बेल्ट लगती है, इस बेल्ट में हम्म। ज्यादातर जो विचारधारा है समानांतर तौर पे, वो विचारधारा जो मार्क्सिस्ट की रही, समाजवाद की रही, वो भी उतनी ही बलवती रही है। भले ही वो संगरूर का इलाका हो या वो भटिंडा का इलाका हो, जहां से बहुत ज्यादा समाजवाद की जो एक विचारधारा समानांतर रूप से सशक्त रही। रही बात यह कि हम्म। जो इस इलाके में अब की वर्तमान की स्थिति में ये है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित करना चाहती थी, इनको पूरी तरह से नकार दिया गया है हरियाणा में। और ये लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी सामने आ गया, जहां कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को एक सीट गठबंधन में दी गई थी। हम्म। आज इस इलाके में जिस प्रकार से किसान परेशान है, जो ये इलाका है सारा, ये जो पंजाब से लगता हुआ इलाका है, इसमें किसानी से जुड़े हुए लोग बहुत हैं, और सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं क्षेत्रों के लोग हुए हैं। भले ही वो सिरसा में हो, भले ही वो फतेहाबाद में हो, भले ही हिसार में हो, भले ही वो जींद में और कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो। क्योंकि आप देखिए कि जींद के किसान निरंतर मोर्चा लगाए बैठे हैं, और बार बार वहां किसानों की जो समस्याएं हैं, मुआवजे को लेके, बाढ़ को लेके, अब जैसे अंबाला में बाढ़ के मुआवजे की बात थी, उसमें सरकार का जो रवैया रहा, जींद के इलाके में जो पानी डूब का क्षेत्र है, उसमें मुआवजे की जो बात रही, किसानों के देश शामलात के जो मुद्दे रहे,
और भी जितने भी मुद्दे हैं किसानों के, ये इलाका उन्हीं का है। और वो जितना ज्यादा वो परेशान है वर्तमान सरकार की नीतियों से, तो उसमें स्पष्ट लग रहा है कि अब वो कांग्रेस की तरफ और जाने को तैयार हैं और कांग्रेस के समर्थन करने को तैयार है, क्योंकि उनको बेसिकली कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया और कांग्रेस भी उनके साथ हम्म। कभी उनकी समस्याओं को लेकर खड़ी नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि हम्म। कांग्रेस ने उनके लिए आंदोलन किया, लेकिन हाँ ये है कि अब इन लोगों के पास विकल्प के तौर पे ये कांग्रेस अवेलेबल है और वो अच्छा विकल्प है। और जहां तक इनेलो की बात आती है, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिला था इस जिले में, जींद जिले में, जो यहाँ की जींद और हिसार की और फतेहाबाद की जो सीटें इस साथ में लगती हुई हैं, उनमें अच्छा समर्थन हम्म। उनको मिला। लेकिन जिस तरह से जेजेपी ने लोगों के जन समर्थन को राजनीतिक हम्म। स्वार्थ के लिए एक समझौते में बेच दिया, उसका बहुत बड़ा धोखा उनको लगा। और आज जेजेपी की स्थिति ये है कि उनके करीब करीब 7 विधायक उनकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में रुख कर चुके हैं। और उनका हम्म। अस्तित्व एक तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर अ, 0.87% वोट तक रह गया, जहां उनको विधानसभा चुनाव 2019 में 14.9% तक वोट मिला था। तो आप ये समझ लीजिए कि और इनेलो की भी स्थिति वही है, क्योंकि किसान आंदोलन के समय इनेलो कहीं बात करती हुई तो दिखाई दी, लेकिन इनेलो का जो मंतव्य रहा किसान आंदोलन के दौरान, वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए रहा, क्योंकि वो उसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी देती रही और किसानों की बात भी करती रही। तो मनदीप जी, एक ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जो इनेलो है, उनका जो सैद्धांतिक आदर्श है राजनीति का, वो एक तरफ कमेरों की वर्ग की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं और उन्हीं के समर्थन में जब भी उनको संकट आता है उनके समर्थन के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं तो और क्या इसकी वजह से कांग्रेस इनेलो को कांग्रेस भी। के बारे में तो कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जाता है, कांग्रेस के कहते हैं कि बीजेपी के टाइम पे अडानी अंबानी है, तो कांग्रेस के टाइम पे टाटा बिरला बजाज थे। जी, जी, बिल्कुल है। लेकिन फिर भी ये है कि जो एक पार्टी, एक फोर्स जो हम्म। किसान कमेरा वर्ग की थी, वो उन्होंने जिस तरह से किसान कमेरा वर्ग के साथ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस तरह से खड़े नहीं हुए, तो लोगों में ये लगा कि अब जब इसी तरह के लोगों से खड़ा होना है या इसी तरह की पार्टी के साथ ये रहेगा राजनीति में, तो क्यों ना फिर कांग्रेस की तरफ ही जाया जाए, जहां से थोड़ा सा हम्म। कुछ उनको मिलने की उम्मीद तो हो सकती। तो हो हम्म। सकता है कि ये एक ऐसी कंसिडरेशन हो जो कांग्रेस को इस समय किसानों का लाभ दे सके। बाकी जहां तक सैद्धांतिक रूप की बात है, तो मुझे लगता है कि किसानों का संघर्ष अपनी तरह से हम्म। रहेगा, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आप देखिए कि 70 साल हम्म। में किसान जो वर्ग है, जो कमेरा वर्ग हम्म। है, जो मजदूर वर्ग है, हम्म। उसके लिए ऐसी नीतियां हम बनाने में या सरकार बनाने में, हमसे मतलब यहाँ सरकार से भारत की, कि वो असफल ही रहे कि आज तक वो अपने मांगों के लिए आंदोलन करते हैं। तो अभी जो अच्छा, हरियाणा में स्थिति। हाँ, जगदीप जी, मैं थोड़ा सा इलेक्शन पे ही रहता हूँ। और इलेक्शन पे अगर हम जी, बात करें तो मेवात का इलाका है, अहिरवाल का इलाका है, नूह जिला हो गया एक तो मेवात से, और फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जी, इस बेल्ट को भी अहिरवाल कहा जाता है। तो इस बेल्ट में लोग अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बीजेपी ही प्रभावी है। सिर्फ मेवात से, नूह से जो सीटें वो कांग्रेस को आएंगी, क्योंकि वहां पर जो मेव मुसलमान किसान हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। वहां पर बीजेपी ने 2023 में दंगा भी करवाने की कोशिश की थी। आपका क्या आकलन है इस एरिया के बारे में? देखिए अहिरवाल में मनदीप जी 9 सीटें आती हैं और जो हम्म। मेवात का इलाका है 7 सीटें 6 सीटें वहां की हैं। तो कुल मिला के ये 15, क्योंकि फरीदाबाद संभाग और गुड़गांव संभाग को मिला के 23 सीटें बनती हैं। 11 गुड़गांव संभाग में और 12 जो है फरीदाबाद संभाग में। अब जहां तक हम्म। अहिरवाल की सीटों का सवाल है, अहिरवाल में जिस प्रकार से राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में फूट फुटअव्वल चल रही है, उसके बाद लगता ये है कि
कांग्रेस की तरफ आधी सीटों का झुकाव हो सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस के भी दिग्गज रहे हैं कैप्टन अजय यादव। और ये है कि वहां मतदाता अभी बटा हुआ है। और जो अहीरवाल, हालांकि एक परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेफ एरिया रहा, लेकिन अगर मेवात में चला जाए तो मेवात की जो 3 सीटें हैं, वो तीनों सीटों पे एक सीट पे थोड़ा सा लगता है कि इनेलो का प्रभाव हो सकता है। बाकी अन्य 2 सीटें हैं वो कांग्रेस की तरफ झुकाव रखती हैं। और अगर हम फरीदाबाद बेल्ट की बात करें, तो फरीदाबाद शहर को छोड़ दीजिए तो हथीन है, होडल है, पिरथला है, तेगांव है। तो इस प्रकार की ये जो 4-5 सीटें हैं, यहाँ भी जो किसान वर्ग है वो प्रभावित रहा। और उनके आंदोलन इस बात को लेके भी रहे कि किसानों की और ये जो एक्सप्रेस वे बना है उसमें जो जमीनें गई हैं उनके मुआवजों की जो इश्यूज थे, उसके आंदोलन होते रहे उस इलाके में। तो आने वाले समय में देखना है कि और जिस तरह से आज हरियाणा में स्थिति बनी हुई है, आप ये मुझे ये लगने लगा है कि 2005 में जिस प्रकार लोगों में आक्रोश था और कांग्रेस को एक बढ़त मिल गई थी, अब की स्थिति भी 2005 के लगभग बराबर मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते और भी ज्यादा चीजें कांग्रेस की तरफ झुक झुक सकती हैं, क्योंकि एक बयान इनके वित्त मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश के, जेपी दलाल, उनका जो बयान आया है, उसका उनके बयान के मुताबिक अगर सरकार कांग्रेस की बन भी जाएगी तो दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो हैं वो 6 महीने भी इस सरकार को चलने नहीं देंगे, बदल देंगे। तो इस प्रकार के जो अहम अंकार भारतीय जनता पार्टी के या इस तरह की जो बातें हैं पार्टी के द्वारा, वो भी एक नेगेटिव प्रभाव अभी वर्तमान में हरियाणा के मतदाता के अच्छा ऊपर डाल रही है। जगदीप जी, जिले बच गए ओल्ड रोहतक के, जिसमें सोनीपत, झज्जर, रोहतक, पानीपत एक जिला बच गया, सोनीपत एक जिला बच गया, करनाल एक जिला बच गया। तो अगर आपको ये जो, और चरखी दादरी एक जिला बच गया, भिवानी एक जिला बच गया, अगर ये मोटा मोटा इस सारी बेल्ट को जाट बेल्ट बोला जाता है, जाटलैंड बोला जाता है, तो जाटलैंड में क्या लग रहा है? जाटलैंड में कांग्रेस उभर कर आ रही है या फिर यहाँ पर अब की बार भी बीजेपी को करिश्मा दिखा सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जाट बेल्ट की जो 3 सीटें हैं, गढ़ है, जिसमें हिसार हम्म। है, रोहतक है और सोनीपत है, वो तीनों की तीनों लोकसभा सीट कांग्रेस ने हम्म। जीती। और रही बात ये हम्म। कि जो भिवानी जिला है, भिवानी का आधा जिला जिसको मान लीजिए जाट, और दादरी जो जिला है, झज्जर जिला, वो भी जाट बेल्ट में ही आता है। और इस सीट को अगर कहें तो ये भी एक तरह से कांग्रेस ने अपनी गलतियों और अपनी कमजोरी की वजह से हारी है। अदरवाइज यहाँ भी सीट में कांग्रेस की एक बार स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो कुल मिला के ये कहा जा हम्म। सकता है कि जो जाटगढ़ है, अब जाटगढ़ में आप देखिए कि भिवानी की 4 सीटें हैं, दादरी की 2 सीट हैं, और रोहतक की 4 सीट हैं, सोनीपत की 6 सीट है। तो इस तरह से ये जो संभाग है, ये रोहतक संभाग है, 20 सीटें आती हैं। और इन 20 सीटों में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब के कोई कमाल कर पाएगी या कोई अपनी स्थिति सुधार पाएगी। यहाँ कांग्रेस का एक तरफा झुकाव मुझे दिखता है। उसके अलावा फिर अगर जींद जिला है, जींद जिले की बात करें, अगर पानीपत जिले की बात करें और हिसार जिले की बात करें, तो ये भी जाटगढ़ है। और जाट, क्योंकि देखिए पानीपत के बहुत से इलाके जो हैं, पानीपत शहर को छोड़ने के बाद जो 3 अन्य सीटें हैं वो सारी ग्रामीण हैं। और उन ग्रामीण सीटों में और जींद की सीटों में और हिसार की सीटों को अगर गिन लिया जाए तो ये भी लगभग 20 हो जाएंगी। तो ये 40 सीटों में, 45 सीटों में मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों का है। और ये जो जाटगढ़ है, इसमें एक खास बात अब की बार जो लोकसभा चुनाव के अंदर हुई है, वो ये है कि जो सामाजिक ताना बाना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक उसमें भेद किया था सामाजिक ताना बाना में, जाट वर्सेस गैर जाट का। तो अब की बार लोकसभा चुनाव में जो अन्य सामाजिक वर्ग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एकजुट होकर, एकमुश्त होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। इसीलिए उन्होंने स्पेशल तौर पे हरियाणा में और पिछड़ा वर्ग के लिए एक विशेष आयोजन किया, एक रैली की। लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग में भी जो अन्य वर्ग हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीति से सहमत नहीं है। तो ऐसा लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के जाट जो डोमिनेटेड एरिया है, वहां कोई स्कोप बचेगा नहीं और ऐसा जगदीप कुछ जी, कर अगर नहीं मैं पाएगी।
मेरे को बाइंड अप करना है शो। अगर क्विकली मैं आपसे पूछूं कि आपको आज के टाइम पे आपका पोल एनालिसिस क्या, 90 में से कांग्रेस आप कितने नंबर पर पा रहे हैं और बीजेपी कितने नंबर पर पा रहे हैं? मेरे को लगता है कि कांग्रेस आज के टाइम पे 55 से 60 पे है और 20 के आसपास कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, और 5 सीटों पे निर्दलीय और अदर्स हो सकते हैं। मेरा ये आकलन, आपका? मनदीप जी देखिए, मेरा आकलन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार 2005 हरियाणा में रिपीट होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस को 67 सीटें मिल गई थी। और अगर हम्म। एक दो बयान और आ गए फूट हम्म। फुटेबल के या इनकी बुद्धिमत्ता के, भारतीय जनता पार्टी हम्म। की तरफ से, तो ऐसा ना हम्म। हो कि जो उद्देश्य कभी भारतीय जनता पार्टी लेती थी उस उद्देश्य हम्म। को कांग्रेस हासिल कर ले, जी। जी, शुक्रिया यानी अब की शुक्रिया बार जगदीप। 75 पार। अच्छा। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। जी। शुक्रिया जगदीप जी, और हमारे साथ जुड़े आपने। हमें कश्मीर और जो हरियाणा है उसकी पॉलिटिक्स से ऊपर बात की। दोबारा कभी फिर जुड़िएगा। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य रहता है, दोनों में, वहां पर भी नवंबर महीने में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। और आगे भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि हरियाणा से रिलेटेड और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा सकूं और विश्लेषण भी आप तक पहुंचा सकूं। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।